समझ गया, समझ गया। पेड़ पर बैठी झिंगुरियां बिना थके चीख रही थीं, जैसे इस गर्मी की तपिश पूरी दुनिया को बता रही हो। लिनफे कम्युनिटी के गेट के सामने खड़ा था, सड़क किनारे लगे पेड़ों की छाया में तेज धूप से बचते हुए। आज का टेम्परेचर कल से भी थोड़ा ज्यादा है। इस बार की गर्मी सच में कुछ ज्यादा ही है। मन ही मन सोचते हुए उसने अपने डायमेंशनल स्पेस से फैट हाउस हैप्पी वाटर की एक कैन निकाली। पहले एबिलिटी से उसे ठंडा किया, फिर पॉप की आवाज के साथ कैन खोल दी। घूट घूट एक ही सांस में करीब एक तिहाई पी गया। आह, ठंडा फैट हाउस हैप्पी वाटर गले से उतरते ही लगा जैसे मौसम की वजह से जमा सारी गर्मी उड़ गई हो। सच में बेहद रिफ्रेशिंग था। मिस्टर लिन, पीछे से एक मीठी आवाज आई। लिनफे ने पलटकर देखा। वहां उसकी पड़ोसी शुई टोंग खड़ी थी। उसे कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में पीठ पर तलवार लटकाए देखकर लिनफे मुस्कुराया और पूछा, मिस शुए, क्या आज फिर एलियन बीस्ट्स का शिकार करने जा रही हो? शुई टोंग भी पेड़ों की छाया में आ गई। लिनफे ने पलटकर एक कैन कोकोनट जूस निकाली और उसे दे दी। लिनफे एक पावरफुल कल्टिवेटर है। ये जानते हुए शुइटोंग को ठंडा ड्रिंक देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने ड्रिंक ली और धन्यवाद कहते हुए बोली, हाँ, एक दोस्त के साथ मिशन पर जा रही हूं। इतनी गर्मी में मिशन पर निकलना एलियन बीस्ट हंटर्स सच में काफी टफ होते हैं। लिन फे ने आज के टेम्परेचर को लेकर सहमति जताई। आज की गर्मी तो ठीक ही है। जब मैं स्कूल में थी तब समर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। कई बार पूरे दिन धूप में ही भागना पड़ता था। ठंडा कोकोनट जूस पीते हुए शेइतोंग मुस्कुराई। मैंने तो कभी पार्ट टाइम जॉब ही नहीं की। स्कूल के समय बस फल खरीदे बेचे। ज्यादा देर धूप में रहने का मौका ही नहीं मिला। लिनफे ने मन ही मन सोचा, ये मिस श्वे सच में काफी मेहनती है। फिर वह मुस्कुराया और बोला, इस मामले में तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। मैं तो स्कूल के समय ज्यादातर समर वेकेशन घर में ही गुजार देता था। श्वेइतों को अचानक याद आया कि कॉलरबोन के नीचे वाला स्कार लिनफे द्वारा दी गई दवा लगाने के अगले ही दिन काफी हल्का पड़ गया था। वह मुस्कुराई और बोली, मिस्टर लिन, आपने जो रेड ऑइंटमेंट दिया था उसका स्कार रिमूवल इफेक्ट सच में बहुत अच्छा है। अच्छा लगा सुनकर। अगर आगे कभी खत्म हो जाए तो मुझसे फिर मांग लेना। मेरे पास अभी काफी है। लिनफे हंसते हुए बोला, इतना परेशान कैसे करूं? शेइटोंग ने हल्के से सिर हिला दिया। लिनफे कुछ कहने ही वाला था कि तभी सामने एक कार कर रुक गई। स्क्रीच पैसेंजर सीट पर बैठी, लंबे खुले बालों वाली, सनग्लासेस पहने, वी नेक स्लीवलेस सफेद ड्रेस में एक महिला चुपचाप लिनफे और शेइटोंग को देखने लगी। ये इंसान कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जोयो और शेइटोंग दोनों ने एक साथ दिल में यही सोचा। मिस शुए, मैं पहले निकलता हूं, फिर कभी आराम से बात करेंगे। वैसे आज धूप काफी तेज है। एलियन बीस्ट्स का शिकार करते वक्त हीट स्ट्रोक से बचकर रहना। लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम। शुइतोंग ने हल्के से सिर हिलाया और देखा कि लिनफे सामने वाली कार का बैक डोर खोलकर अंदर बैठ गया। गाड़ी के रवाना होने के बाद वह खुद से बुदबुदाई, वो गाड़ी में बैठी महिला फ्लोरल प्लीटेड स्कर्ट वाली भी बहुत सुंदर है। वे शायद मिस्टर लिन की दोस्त हों। पता नहीं उनमें से कोई उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वूं, वांगशाओरू ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों को एंशिएंट ट्री रिजर्व की ओर ले चली। घूंट लिनफे ने फैट हाउस हैप्पी वाटर का बचा हुआ हिस्सा भी एक सांस में पी लिया। कैन को दबाकर डायमेंशनल स्पेस में रख दिया, सोचते हुए कि बाद में किसी डस्टबिन में फेंक देगा। लिनफे, अभी जो वो बड़ी सुंदर लड़की मिली थी, उससे तुम कहां मिले? जोयो ने सनग्लासेस के पीछे से आंखें झपकाते हुए पूछा। मिस शुए की बात कर रही हो? वो मेरी नई नेबर है। ज्यादा समय नहीं हुआ शिफ्ट हुए। लिनफे मुस्कुराया। अगर मैंने बताया न होता तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सुंदर लड़की एक एलियन बीस्ट हंटर होगी। सही कहा। न्यूज रिपोर्ट्स में जो एलियन बीस्ट हंटर्स दिखते हैं वो ज्यादातर काफी रफ टाइप के होते हैं। ड्राइव कर रही वांगशाओरू ने भी सिर हिलाया। जोयो ने कैजुअल अंदाज में कहा, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी बगल में रहती है। इसे तो कहते हैं पानी के पास रहने वाला चांद सबसे पहले देखता है। लिनफे ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कौन सा चांद वांद, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। जोये के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कभी समय मिले तो उस एलियन बीस्ट हंटर लेडी से हमारी पहचान करवा देना। मुझे उसके काम में काफी इंटरेस्ट है। तुम्हें एलियन बीस्ट्स का शिकार सुनने में इंटरेस्ट है? क्या करियर बदलने का इरादा है? लिनफे ने पूछा। नहीं, बस असली अनुभव सुनना चाहती हूं, जो लोग खुद मैदान में काम करते हैं।
उसमें सुनाने लायक कुछ खास नहीं है, बस लड़ाई और मार काट। मैंने भी कुछ एलियन बीस्ट मारे हैं, अगर सुनना हो तो सुना देता हूं। ठीक है, बताओ, जोयू ने उत्सुकता से कहा। स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एलियन बीस्ट पर हमला किया। जोयो इंतजार करने लगी कि आगे क्या होगा, लेकिन लिनफे चुप हो गया। फिर आगे कुछ नहीं। वह खुद को रोक नहीं पाई। फिर कुछ नहीं, एबिलिटी इस्तेमाल की, एलियन बीस्ट मर गया, कहानी खत्म। लिनफे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के हुआलिंग पार्क में हरी भरी घनी बैम्बू फॉरेस्ट के बीच इंसानी शक्ल वाली चीसुआ कुछ रिटायर्ड बुजुर्गों के साथ चेस खेल रही थी। उसके सामने बैठे बुजुर्ग ने दाहिने हाथ में बड़ा सा पंखा पकड़ा हुआ था। खुद को हवा करते हुए बाएं हाथ से चेस पीस चलाया। चीसे हुआ सीधे स्टोन बेंच पर बैठी कुछ सेकंड बोर्ड को देखती रही, फिर दाहिना हाथ बढ़ाकर अपना कैनन आगे बढ़ाया और बोली, जनरल, मैं बचाव करता हूं। बुजुर्ग ने पीस हिलाया। चेक। सेहुआ ने दूसरा कैनन चलाया। मैं एक्सप्लेन करता हूं। तेज अटैक के सामने बुजुर्ग ने पंखा हिलाना रोक दिया। जनरल, अब देखिए इससे कैसे निकलते हैं। चिसेहुआ की आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। दिल ही दिल में वह खुद को भी हैरान कर रही थी। अगर हाल ही में उसकी चेस स्किल्स तेजी से न बढ़ी होती तो शायद वह यह मुकाबला नहीं जीत पाती। मैन हार गया। काफी सोचने के बाद भी कोई रास्ता न देखकर बुजुर्ग ने आखिरकार हार मान ली। ची से हुआ द्वारा बड़ी बारीकी से रची गई लगातार किलर चालों के सामने उसके खिलाफ खेल रहा बुजुर्ग आखिरकार हार गया। बच्चे, तू तो सच में कमाल का खिलाड़ी है। शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि तू चेस इतना अच्छा खेल पाएगा। पहली बार ची से हुआ के साथ खेलने वाले उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ची से हुआ ने पिछली रात टीवी सीरीज में देखे गए जेस्चर्स की नकल की। उसने कूल एक्सप्रेशन के साथ दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वीकार है, अगला खिलाड़ी बदलिए। आसपास खेल देख रहे लोग चीसे हुआ कि इस जरूरत से ज्यादा सीरियस अदा पर हंस पड़े। सबको लगा कि यह ज्यादा बोलने वाला छोटा बच्चा बड़ा ही प्यारा है। बेटा, तुम चेस इतना अच्छा खेलते हो, किससे सीखा है? एक बूढ़ी आंटी ने पूछा, जो अपनी पोती को बैम्बू फॉरेस्ट में घुमाने लाई थी। चीसे हुआ ने सिर उठाकर बैम्बू पर खड़ी 3 छोटी स्पैरोज की ओर देखा, जो दूर आसमान की तरफ निहार रही थी। फिर नजर वापस खींचते हुए बोली, मैंने अपने 3 अच्छे दोस्तों से सीखा है। लाओची, अब मेरी बारी है, जल्दी हटो। लाओ जाओ, जो पिछला गेम चीसेवा से हार चुका था, फिर से उसे चुनौती देना चाहता था। पता है, हट रहा हूं। ओल्ड ची उठकर एक तरफ हो गया। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? चेस पीसेस जमाते हुए लाओजाओ ने पूछा। नाम? मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। सब मुझे ची से हुआ कहते हैं। जाओ के सवाल पर अब पल भर के लिए चौंक गई। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ उसने थोड़ा उदास लहजे में कहा, पानी के किनारे मिलना होता है और हर कोई एक दूसरे की जिंदगी में बस एक राहगीर होता है। ऐसे में नाम बताने की क्या जरूरत? जिसे हुआ कि ये कहते ही वहां मौजूद सभी बुजुर्गों के मन में एक साथ यही ख्याल आया। इतनी छोटी उम्र में ही इस बच्चे को मिडिल टू डिजीज हो गई है। तेज धूप आसमान में ऊंचाई पर टंगी हुई थी, मानो सड़क से धुआं उठने वाला हो। एंशिएंट ट्री रिजर्व तक का सफर काफी स्मूथ रहा। लिनफे और बाकी दोनों को वहां पहुंचने में 40 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही लगा। वांग शाओरू ने कार को एंशिएंट ट्री रिजर्व के पास बने टूरिस्ट पार्किंग लॉट में ले जाकर रोका। पार्किंग लॉट में खड़ी ढेर सारी गाड़ियां देखकर वह भावुक होकर बोली, आज एंशिएंट ट्री रिजर्व में आने वालों की भीड़ तो काफी ज्यादा है। मोबाइल पर रियल टाइम न्यूज देख रहे लिनफे ने सिर उठाकर कहा, मैंने अभी खबर देखी थी। आज एंशिएंट ट्री रिजर्व को पब्लिक के लिए खोला गया है। सुबह से ही बहुत लोग आ रहे थे, यहां तक कि जिस सड़क पर कभी ट्रैफिक जैम नहीं लगा, वहां भी जाम लग गया। लगता है दोपहर में आने का हमारा फैसला बिल्कुल सही रहा। जो ये खुश होकर बोली। पार्किंग लॉट में थोड़ा चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक खाली जगह मिल गई। कार पार्क करने के बाद तीनों बाहर निकले और थोड़ी दूरी पर बने टिकट गेट की ओर चल दिए। कुछ देर बाद टिकट इंस्पेक्टर्स ने उनके टिकट्स चेक किए और उन्हें अंदर जाने दिया। तीनों एंशिएंट ट्री रिजर्व के मेन गेट से भीतर दाखिल हो गए। जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गई थी, तब शाओयू और बाकी क्लासमेट्स के साथ यहां घूमने आई थी। इतने साल बीत गए। आसपास के पेड़ों को देखते हुए वंगर ने पुरानी यादों में खोकर कहा, 6-7 साल में यहां बहुत कुछ बदल गया है। मुझे याद है, तब जमीन कच्ची थी
और अब हर जगह पत्थर की पगडंडियां बनी हुई हैं। फ्लैट सैंडल्स पहने जो यू ने पैरों के नीचे की सड़क देखते हुए कहा। लिनफे ने सड़क के दोनों ओर खड़े एंशिएंट ट्रीज को महसूस किया। उसने पाया कि पहले के मुकाबले उनमें हल्का सा बदलाव आ चुका है। खासतौर पर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशंस कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं। ये सारे एंशिएंट ट्रीज जो जाकर स्पिरिचुअल प्लांट्स बन चुके थे, धीरे धीरे पूरे रिजर्व के पेड़ों को बदल रहे थे। जो पेड़ अभी तक अवेकन नहीं हुए थे, वे भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे थे। तभी तो मुझे लग रहा था कि पिछली बार के मुकाबले यहां ऑर्डिनरी ट्रीज की संख्या क्यों बढ़ गई है। शायद सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने भी ये बदलाव नोटिस कर लिया होगा, इसलिए रिजर्व में इतने ज्यादा पेड़ लगवा दिए। आखिर स्पिरिचुअल प्लांट्स ज्यादा हो तो किसे बुरा लगेगा। लिनफे ने अपनी परसेप्शन समेटते हुए खुद से बुदबुदाया। प्रोटेक्टेड एरिया में 1000 साल से ज्यादा पुराने दर्जनों पेड़ थे और सैकड़ों साल पुराने हजारों पुराने पेड़ भी। इनके अलावा वहां कई एंशिएंट बिल्डिंग्स भी थी जो आकार में काफी बड़ी थी। ये इमारतें सैकड़ों साल पहले के अमीर और ताकतवर लोगों ने बनवाई थीं। उस दौर में एंशिएंट ट्री रिजर्व में बहुत से जंगली जानवर रहते थे और ये इलाका बड़े अधिकारियों के लिए हंटिंग ग्राउंड बन गया था। शिकार के लिए ठहरने की जगह भी चाहिए होती है, इसी वजह से ये एंशिएंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी। शाओरू, ये एंशिएंट ट्री रिजर्व असल में कितना बड़ा है? जोयू ने पूछा। मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका एरिया लगभग 20 फुटबॉल फील्ड्स जितना है। वांग शाओरू ने जवाब दिया। लिनफे ने दूर बने एक बड़े शेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां स्टाफ इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल सर्विस चलाते हैं। रिजर्व के अंदर गहराई तक जाने में पैदल काफी समय लगेगा। ठीक है, जोई और वांगशारू दोनों ने एक साथ कहा। तीनों इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल्स के शेड के नीचे पहुंचे। लिनफे ने स्टाफ से पूछा, हेलो, प्रोटेक्टेड एरिया में 15 सबसे पुराने पेड़ों वाली जगह तक जाने का किराया कितना होगा? बेस फेयर 15 युआन है और 3 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के लिए 3 युआन। स्टाफ ने बताया, हमें वहीं ले चलिए। लिनफे ने सिर हिलाया, फिर जोयू और वांग शाओरू की तरफ मुड़कर बोला, चलो बैठते हैं। इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल का पीछे वाला हिस्सा काफी स्पेशियस था। 4 लोगों के लिए आराम से जगह थी। तीनों के बैठते ही ड्राइवर बोला, ठीक से बैठिए, गाड़ी स्टार्ट करता हूं। डी हल्की सी आवाज के साथ ट्राइसिकल चल पड़ी। शुरुआत में आवाज साफ थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई। ड्राइवर उन्हें तेजी से डेस्टिनेशन की ओर ले जाने लगा। हवा पीछे के हिस्से में बह रही थी। जोयुए और वांगशारू के बाल उड़ रहे थे और स्कर्ट्स लहराने लगी थी। लिनफे, शाओरू, क्या तुमने नोटिस किया? एंशिएंट ट्री रिजर्व के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले काफी ठंडा है। जोयू ने एक हाथ से स्कर्ट संभालते हुए और दूसरे से उड़ते बालों को ठीक करते हुए कहा। वांग शाओरू ने भी वही करते हुए सिर हिलाया। हाँ, यहां सच में बाहर से ज्यादा ठंडक है। लिन फेई ने दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, सिर्फ टेम्परेचर ही कम नहीं है। क्या तुमने ये भी नोटिस किया? जैसे जैसे हम रिजर्व के अंदर जा रहे हैं, हवा में सायोनिक एनर्जी की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। सच में मुझे तो महसूस नहीं हुआ। शाओरू, तुम्हें कुछ लगा? जोयू ने पूछा। नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, वांग शाओरू ने सिर हिलाते हुए कहा। अरे, तुम दोनों सेकंड स्टेज के शुरुआती लेवल की कल्टीवेशन होते हुए भी तुम ऐसे ही वेस्ट कर रही हो। जल्दी से आसपास की हवा में मौजूद सायोनिक एनर्जी को महसूस करो, ने सिर हिलाते हुए कहा। वांग शाओरू ने लिनफे की बात सुनकर शांति से अपनी परसेप्शन फैलाई। करीब 10 सेकंड बाद दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ झलकने लगी। यहां सायोनिक एनर्जी की कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है। जोयू ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि यहां की सायोनिक एनर्जी सिटी एरिया के मुकाबले लगभग दोगुनी है। वांग शाओरू ने काफी सटीक अंदाजा लगाया। लगता है शाओरू की कल्टीवेशन बेस जोयू से काफी ज्यादा मजबूत है। लिनफे ने दोनों की बातों से मन ही मन अंदाजा लगाया। स्क्रीक, कुछ देर बाद इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल रुक गई। लिनफे और बाकी दोनों नीचे उतरे और पैसे चुकाए। आगे बढ़ने से पहले ड्राइवर ने उन्हें याद दिलाया, बस एक छोटी सी सलाह है, सामने जो 5 सबसे बड़े एंशिएंट ट्रीज हैं, उनके बहुत पास मत जाए, थोड़ी दूरी बनाकर ही देखिए। ये रिमाइंडर लिनफे के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन वह दूसरों की काइंडनेस को हमेशा स्वीकार करता था।
उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मास्टर, हमें याद रहेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद जोयू ने उलझन में पूछा, लिनफे, अभी ड्राइवर मास्टर क्या कह रहे थे? लिनफे ने समझाया, मैंने पहले बताया था ना, एंशियंट ट्री रिजर्व के 15 सबसे पुराने बैंयन ट्रीज में से कुछ की स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक तक है और कुछ थर्ड ऑर्डर हाई लेवल पर है। जिन एंशियंट बैंयन ट्रीज की स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक पर है, वे इंसानों से नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं और उनकी अपनी इमोशंस भी होती हैं। ड्राइवर मास्टर ने शायद इसलिए रिमाइंड किया क्योंकि उन्हें लगा होगा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है और कहीं हम ज्यादा पास जाकर उन्हें इरिटेट न कर दें। वांग शाओरू के हाथ में इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल से मिला एंशियंट ट्री रिजर्व का प्रोफाइल था। उसने पलटकर देखा और कहा, इस इंट्रोडक्शन में बस यही लिखा है कि यहाँ के एंशियंट ट्रीज स्पिरिचुअल प्लांट्स हैं, लेकिन ये डिटेल नहीं दी कि उन 5 बैंयन ट्रीज की स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक है और वे इंसानों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लिन फे मुस्कुराया, आगे चलकर शायद यह भी बताया जाएगा, अभी तो ये सिर्फ ट्रायल ऑपरेशन ही है। जू ने हंसते हुए कहा, शायद मैनेजर्स जानबूझकर लो प्रोफाइल रख रहे हैं। मुझे पता है कि पहले टिकट 50 युआन का था और अब 100 युआन तक पहुंच चुका है। अगर लोगों को पता चल जाए कि 5 एंशियंट ट्रीज इंसानों से बात कर सकते हैं, तो कितने लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़ेंगे। तब टिकट का प्राइस शायद डबल हो जाए। गॉट इट, नो इट। सिटी की सड़कों पर भी सिकेडास होते हैं, लेकिन एंशियंट ट्री रिजर्व के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम होती है। यहां तो लगभग हर पेड़ पर सिकाडास भरे पड़े थे। उनकी आवाजें एक दूसरे में घुल मिलकर गूंज रही थीं। सच कहें तो ये काफी नॉइजी था। मैंने कई सालों से नहीं देखा था। ये पेड़ तो बेहद बड़ा हो गया है। सनग्लासेस पहनकर जो यू ने दूर दिखाई दे रहे विशाल बैंयन ट्रीज को देखते हुए कहा, मुझे याद है जब हम कॉलेज के पहले साल में आए थे, तब ये एंशियंट बैंयन ट्री सिर्फ 17-18 मीटर ऊंचा था। अब तो ये लगभग डबल हो गया है। वांग शाओरू ने भी हैरानी से कहा, जितना मुझे पता है सायोनिक बर्स्ट के बाद इनका सेकंड ग्रोथ हुआ। खासतौर पर जिन एंशियंट बैंयन ट्रीज की स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक पर है, उनकी ग्रोथ और भी तेज है। मैंने इन्हें 1 महीने से थोड़ा ज्यादा पहले देखा था, तब ये इतने ऊंचे नहीं थे। अब देखो, 4-5 मीटर और बढ़ गए हैं। लिन फे ने याद करते हुए कहा, जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़े, टूरिस्ट्स की संख्या भी बढ़ती गई। थोड़ा सोचने पर यह बिल्कुल नॉर्मल लगा। आखिर एंशियंट ट्री रिजर्व के सबसे आकर्षक ट्रीज वही केंद्र में मौजूद 15 एंशियंट बैंयन ट्रीज थे। वे ही इस पूरे रिजर्व की ओरिजिन थे और सबसे ज्यादा अटेंशन भी उन्हीं पर रहता था। लेकिन एक चीज ने लिन फे और बाकी दोनों को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि कई टूरिस्ट्स पुराने पेड़ों के नीचे ग्रास पर बैठकर क्रॉस लेगेड कल्टीवेशन कर रहे थे। लिनफे ने चारों ओर देखा, कम से कम 100-200 लोग तो कल्टीवेशन में लगे हुए थे। वह मुस्कुराकर जो यू और वांग शाओरू से बोला, ये लोग काफी स्मार्ट हैं। इन्होंने इस जगह को सीधे कल्टीवेशन ग्राउंड बना लिया है। हालांकि टिकट के लिए दर्जनों या सैकड़ों युआन खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ सायोनिक एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि कल्टीवेशन एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। सच में फुल पैसा वसूल है। कुछ देर बाद तीनों एंशियंट ट्री रिजर्व के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए। 5000 साल पुराने बैंयन ट्रीज जिनकी स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक पर थी और 10 बैंयन ट्रीज जिनकी स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर हाई लेवल पर थी। हर एक ने अपने आसपास का बड़ा इलाका घेर रखा था। हर बैंयन ट्री अपने आप में एक पूरा जंगल लग रहा था। पूरा एंशियंट ट्री रिजर्व लगभग 20 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था और सिर्फ ये 15 एंशियंट बैंयन ट्रीज ही कुल एरिया का लगभग 10वां हिस्सा घेरते थे। ट्विटर, यहां सिकेडस की आवाज काफी कम थी, लेकिन बर्ड्स की लगातार चहचहाट सुनाई दे रही थी। हर विशाल बैंयन ट्री पर अलग अलग स्पीशीज के ढेरों पक्षी बसे हुए थे। ये बर्ड्स बिल्कुल फियरलेस थे। टूरिस्ट से डरने के बजाय वे पेड़ों की शाखाओं पर सीधे खड़े होकर इंसानों को उनकी तस्वीरें लेते हुए देख रहे थे। यहाँ बर्ड्स की कितनी सारी वैरायटीज हैं, मुझे याद है पहले इतनी नहीं होती थी। जो यू ने मोबाइल से फोटो लेते हुए कहा, लिनफे, मेरा कैमरा निकाल दो। वांग शाओरू ने सामने के नजारे को देखते हुए कहा। लिन फे ने डायमेंशन स्पेस खोला और एसएलआर कैमरा निकालकर उसे दे दिया। वांग शाओरू ने कैमरा संभालते ही पेड़ों पर बैठे कुछ रेयर बर्ड्स की फोटोज लेनी शुरू कर दी। असल में लिन फे और जोयो में से किसी को फोटोग्राफी की खास समझ नहीं थी। फोटोग्राफी सिर्फ वांग शाओरू ने सीखी थी क्योंकि उसके फादर को यह हॉबी थी
और वह बचपन से उनके साथ सीखती आई थी। लिन फे और जोयो के लिए तो मोबाइल से फोटो लेना ही काफी था। क्लिक क्लिक, चारों ओर लोगों को तस्वीरें लेते देख लिन फे ने भी अपना फोन निकाला और कुछ फोटोज यादगार के तौर पर ले ली। यहां इतनी ज्यादा बर्ड्स क्यों थीं? इसका रीजन साफ था। जब एंशियंट ट्री रिजर्व के हजारों पुराने पेड़ अवेकन होकर स्पिरिचुअल प्लांट्स बने, तो यहां सायोनिक एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई। ऐसा दृश्य दिखना बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। एक दर्जन से ज्यादा फोटोज लेने के बाद लिनफे ने फोन रख दिया। उसने पास खड़े एंशियंट ट्री की ओर देखा और मन ही मन सोचा, सामने जो सबसे पुराना बैंयन ट्री है, मुझे याद है उसका नाम रॉन्ग बॉस है। दिन का समय है, अभी तो यह सो रहा होगा। बॉस रॉन्ग के शरीर पर साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस करने के बाद लिनफे ने पाया कि उसके भीतर की ऊर्जा बहुत ही हल्की थी। लिंगजी का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब वे अपने शरीर की साइकिक एनर्जी को सक्रिय नहीं करते, तो उनके भीतर की ऊर्जा की तरंगें बेहद कमजोर हो जाती हैं। आम कल्टिवेटर्स अगर ध्यान से परसीव ना करें, तो सामने वाले की असली स्थिति को पहचानना काफी मुश्किल होता है। हालांकि ये एंशियंट ट्रीज दिन के समय सोए रहते हैं, फिर भी उनकी हर सांस के साथ साइकिक एनर्जी स्वाभाविक रूप से बाहर निकलती रहती है। इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक एनर्जी के रिसर्चर्स के अध्ययन के अनुसार कई स्पिरिचुअल प्लांट्स की तुलना करने के बाद यह पाया गया कि किसी पौधे के स्पिरिचुअल प्लांट में अवेकन होने के बाद फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लोरोप्लास्ट म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेशन के बाद क्लोरोप्लास्ट ना सिर्फ अपनी मूल फोटोसिंथेसिस क्षमता बनाए रखता है, बल्कि उसमें अतिरिक्त सायोनिक फंक्शंस भी आ जाते हैं। यही म्यूटेटेड क्लोरोप्लास्ट लिंगजी को साइकिक एनर्जी पैदा करने की क्षमता देता है। लिन फे ने बॉस रॉन्ग के आसपास की हवा में साइकिक एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन को महसूस किया और मन ही मन सिर हिलाते हुए सोचा, जैसा सोचा था, Tier 3 पीक स्ट्रेंथ वाला स्पिरिचुअल प्लांट, इसके आसपास की साइकिक एनर्जी शहर के मुकाबले लगभग 3 गुना है। लिनफे, चलो पीछे इन बर्ड्स के साथ एक फोटो लेते हैं, जोयो ने लिनफे से कहा, जो किसी सोच में डूबा हुआ था। आहा, ग्रुप फोटो? ठीक है, लिनफे मुस्कुराते हुए बोला। तीनों एक लाइन में खड़े हो गए। बीच में लिनफे, बाईं तरफ जोयू और दाईं तरफ वांग शाओरू। दोनों ने लिनफे की एक एक बांह पकड़ रखी थी। सामने कुछ दूरी पर नियॉन मोटिव से कंट्रोल किया हुआ सिंगल लेंस कैमरा हवा में तैर रहा था। हाथ छोड़ो, इतना गर्म मौसम है, ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? लिनफे की बाहों पर भारी दबाव पड़ रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, प्रॉस्पेरिटी, सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी, हार्मनी, और किसी तरह खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना लिनफे खुद को छुड़ाना चाहता, उतना ही जोये और वांग शाओरू उसे और कसकर पकड़ लेती। सीधे खड़े रहो, हिलो मत। जोयू ने खाली हाथ से लिनफे के कान पर थपकी दी। लिनफे, इतना उदास मत देखो, ऐसे फोटो अच्छी नहीं आती, स्माइल करो। वांग शाओरू हंसते हुए बोली। आखिर बेकार की रेजिस्टेंस छोड़कर मन ही मन हार्ट क्लीनिंग मंत्र पड़ा और चेहरे पर एक बेबस सी मुस्कान ले आया। 1, 2, 3, एग प्लांट। और वांग शाओरू ने एक साथ कहा, क्रैक। 3 मीटर दूर हवा में तैरता कैमरा इस पल की यादों को हमेशा के लिए कैद कर गया। काफी अच्छी आई है, बस लिनफे की स्माइल थोड़ी और ब्राइट होती तो मजा आ जाता। शाओये, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। लिनफे ऐसा ही सबसे रियल लगता है। ओह, शाओरू, तुम सही कह रही हो। ज्यादा ब्राइट स्माइल में उसका टेस्ट नहीं आता। ये लेजी सॉल्टेड फिश जैसा वाइब ही उसके लिए सबसे परफेक्ट है। हाँ, अग्री। अरे भाई, तुम दोनों को पता है ना मैं यहीं खड़ा हूं। सॉल्टेड फिश स्मेल क्या होती है मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो गया। लिनफे ने मन ही मन जोर से प्रोटेस्ट किया। चलो, बाकी जगह भी घूम लेते हैं। पास ही एंशिएंट नोबल्स और डिग्निटरीज के बनाए हुए हाउसेस हैं, वहां चलते हैं, ली ने कहा। ठीक है, पिछली बार जब मैं आई थी, तब ये बिल्डिंग्स पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी। लिनफे, पहले मेरा कैमरा रख दो। वांग शाओरू ने एसएलआर कैमरा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लिनफे ने कैमरा लिया, फोटो को एक नजर देखा, हल्के से सिर हिलाया और उसे डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। फिर तीनों पास की एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। स्पिरिट वर्ल्ड का क्षेत्र, बर्ड्स एंड बीस्ट्स का इलाका, घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने रफ्तार बढ़ाई, एक झुके हुए पेड़ पर छलांग लगाई और बड़ी फुर्ती से मोटे तने पर उतर गया। फिर वह तनों और बेलों के सहारे हवा में आगे बढ़ता गया। घने जंगल के बीच पागलों की तरह छलांगे लगाते हुए जब दूरी ज्यादा होती, तो वह एक लटकती बेल को पकड़कर टार्जान की तरह झूल जाता। फेंगहू ऐसा क्यों कर रहा था?
ध्यान से देखने पर पता चलता कि उसकी भौहों के बीच हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। एबिलिटी ट्रैकिंग, किसी टारगेट को लॉक करने के बाद कई किलोमीटर्स के दायरे में उसकी लोकेशन पता चल जाती है। पेंगहू इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। आधे मिनट बाद वह एक बड़े पेड़ के तने पर रुक गया और नीचे की खुली जमीन को ठंडी निगाहों से देखने लगा। बूम! पत्तों से ढकी असमतल जमीन अचानक फट गई और जमीन के नीचे से टियर 2 पीक स्ट्रेंथ वाला एक पिग हेड सोल्जर बाहर निकला। डैम! यहां इतने टियर 3 पीक स्ट्रेंथ वाले इंसान कैसे आ गए? स्काउट पिग हेड ने हाफते हुए बुदबुदाया, यह सोचते हुए कि वह बच निकला है। वह सूरज की स्थिति देखकर दिशा पहचानने ही वाला था, ताकि वापस जाकर अपने सुपीरियर्स को यह बड़ी खोज रिपोर्ट कर सके। तभी उसकी नजर उस फिगर पर पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। ह्यूमन, ह्यूमन! पिगहेड वॉरियर चीख उठा। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी एबिलिटी से फिर अंडरग्राउंड एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन पावर एक्टिवेट नहीं हुई। तभी उसे याद आया, उसकी साइकिक एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं 10 मीटर से ज्यादा अंडरग्राउंड गया, 1 किलोमीटर दूर निकल आया, फिर भी इसने मुझे ढूंढ लिया। पिग हेड सोल्जर पूरी तरह डिस्पेयर में डूब गया। उसके माथे से बड़े बड़े पसीने के कतरे बहने लगे। आखिर पकड़ ही लिया। काफी देर से चेस कर रहा था, पेंगहू ने मन ही मन कहा, और पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। पिग हेड वॉरियर के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल बचा था, मैं मरने वाला हूं। पहले मारे गए अपने साथियों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं, जो उन इंसानों के सामने जरा भी टिक नहीं पाए थे। पेंगहू पहले तो उसे एक ही वार में खत्म करना चाहता था, लेकिन जब उसने पिग हेड वॉरियर की आंखों में डर देखा तो उसके मन में दूसरा विचार आया, सरेंडर और डाई। पेंगहू ने स्पिरिट वर्ल्ड की लिंगुआ में कहा, जो उसने हाल ही में सीखी थी। यह सुनकर पिग हेड वॉरियर चौंक गया। इंसान उसकी भाषा बोल सकता था, यह उसके लिए हैरान करने वाला था। वह गहरी उलझन में पड़ गया। सरेंडर और डाई, पेंगहू ने दोबारा कहा और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। साथ ही उसने टियर 3 पीक स्ट्रेंथ की साइकिक एनर्जी रिलीज की, ताकि दबाव डालकर सामने वाले से जल्दी फैसला करवाया जा सके। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा घर लौटना चाहता हूं। भारी दबाव में आकर पिगहेड वॉरियर ने तुरंत अपने हाथ का वेपन जमीन पर फेंक दिया। बहुत बढ़िया, तुमने सही फैसला लिया है, तो मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने अपनी जेब से एक गेंद के आकार का शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्मार्ट डिवाइस निकाला, जो 5 किलोमीटर के भीतर कम्युनिकेशन कर सकता था। कम्युनिकेटर एक्टिवेट करने की मांग बोला, मैंने जो पिग हेड भाग गया था उसे पकड़ लिया है, तुम लोग अभी यहां आ जाओ। 6-7 सेकंड बाद कम्युनिकेटर की स्पिरिचुअल लाइट चमकी। पेंगहू की उंगली डिवाइस की सतह से टकराई और लियांग वे की आवाज सुनाई दी, ठीक है, हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। पेंगहू ने कम्युनिकेटर रख दिया और वहीं जड की तरह खड़े पिग हेड सोल्जर से कहा, हम कैदियों को नहीं मारते, तुम बस ईमानदारी से रहो, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जी, पिग हेड वॉरियर ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? पेंगहू ने पूछा। मेरा नाम जुयुअन है, पिग हेड वॉरियर ने सच सच जवाब दिया। दोनों के बीच सवाल जवाब का माहौल काफी शांत था। लगभग 10 मिनट बाद दूर घने जंगल से सरसराहट की आवाज आई। पेंगहू और जुयुअन ने उधर देखा। मोटी शाखाओं और पत्तों के बीच से एक समूह बाहर निकला। जैसे ही उन्होंने पेंगहू के पास खड़े पिग हेड को देखा, सबकी नजरें आपस में मिली। सिर्फ टियर 2 पीक स्ट्रेंथ वाला जुयुअन जब टियर 3 से ऊपर की स्ट्रेंथ वाले कल्टिवेटर्स की नजरों में आया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर कोई भारी पहाड़ रख दिया गया हो। लियांगवे, तुम्हारे पास हथकड़ी है? एक दे दो, पेंगहू ने पूछा। लियांगवे ने सिर हिलाया, स्पेस वेपन से हथकड़ी निकाली और पेंगहू की ओर फेंक दी। हथकड़ी पकड़कर पेंगहू जुयुआन के पास गया और उसके हाथ बांध दिए। मास्टर्स, आप मुझे छोड़ सकते हैं। जुयुआन कुछ कहने ही वाला था कि पेंगहू ने उसे बीच में रोक दिया। मौजूदा हालात में तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है, लेकिन निश्चिंत रहो, जब तक तुम हमारे साथ ईमानदारी से कोऑपरेट करोगे, हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हम पहले भी तुम्हारे कुछ ट्राइब्समैन को पकड़ चुके हैं। अभी वे बढ़िया खा पी रहे हैं, बल्कि जाने को तैयार ही नहीं होते। पेंगहू मुस्कुराते हुए बोला। जुयुआन को पेंगहू की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। हथकड़ी लगने के बाद उसका दिल ठंडा पड़ चुका था। वह बस यही चाहता था कि ये इंसान उसे टॉर्चर न करे। अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा, चलो आगे बढ़ते हैं, लियांग वei ने कहा।
फिर सब लोग उस पकड़े गए पिग हेड को साथ लेकर वर्ल्ड चैनल की ओर बढ़ने लगे। दोपहर ठीक 12 बजे हवा में उड़ते सफेद लाइट पार्टिकल्स हमेशा की तरह आपस में उलझकर एक विशाल वोर्टेक्स में बदल गए। वर्ल्ड चैनल खुलते ही फर्स्ट टाउन की 6 लोगों की एक टीम तुरंत उसके भीतर गई, स्पिरिट वर्ल्ड की निगरानी के लिए। लगभग आधे घंटे बाद दर्जनों लोगों की एक टीम वर्ल्ड चैनल से बाहर निकली। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में जोश साफ छलक रहा था। वेलकम होम। आज ड्यूटी पर मौजूद प्रभारी ने लियांग वे और उसके साथियों से मुस्कुराकर कहा। लाओमेंग, वापसी के रास्ते में जो पिग हेड पकड़ा है उसे तुम्हारे हवाले करते हैं। लियांग वे ने भीड़ से नजर चुराए खड़े जुयुआन की ओर इशारा करते हुए कहा। रास्ते में लियांग वे और बाकी लोग जुयुआन के साथ काफी शालीन रहे थे, जिससे उसका डर काफी कम हो गया था। क्या यही इंसानों की दुनिया है? यहां हवा में साइकिक एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है। क्या इस दुनिया में सच में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल ओर्स पाई जाती हैं? जुयुआन ने आसपास का माहौल महसूस करते हुए मन में सोचा। टीयर 3 पीक स्ट्रेंथ वाला इन्वेस्टिगेटर, जिसे लियांग वे ने लाओमेंग कहा था, ने अपने अधीनस्थ को इशारा किया। फिर टीयर 3 अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ वाला एक इन्वेस्टिगेटर जुयुआन के पास आया और अनफेमिलियर स्पिरिट वर्ल्ड लैंग्वेज में बोला, तुम मेरे साथ आओ। अपनी किस्मत मान चुका जुयुआन जल्दी से सिर हिलाकर बड़े ओबीडियंट तरीके से इन्वेस्टिगेटर के पीछे डिटेंशन सेंटर की ओर चल पड़ा। लाओमेंग, हम पहले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, और जमा करा के जाकर अच्छे से आराम करो। लैंगवे और उसकी टीम वर्ल्ड पैसेज से निकलकर फर्स्ट टाउन में स्थित सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ गई। इस बार खनन की गई आखिरी खेप की ओर्स वहीं जमा करनी थी। बाय मोयन के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी चेन शोंग उसे लियांग वे और उसकी टीम की वापसी की रिपोर्ट दे रहा था। स्पिरिट वर्ल्ड में माइनिंग का यह मिशन वाकई काफी टफ था। उन्हें कुछ दिन का आराम दे दो, बायन ने आदेश दिया। जी, ने जवाब दिया। जो पिग हेड पकड़ा गया है उससे ठीक से इंटेरोगेशन करवाई जाए। देखें कि उससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है या नहीं। मोयन ने थोड़ी देर सोचकर कहा। जी। चेनशोंग ने सिर हिलाया, फिर बोला, डायरेक्टर, कुछ टीयर 4 सायोनिक बॉम्ब्स कल सुबह फर्स्ट टाउन पहुंच जाएंगे। अनचेंग, वेनचेंग और जैंगचेंग से कम्बैटेंट्स आज रात 7 बजे तक फर्स्ट टाउन पहुंच जाएंगे। उनके ठहरने की व्यवस्था कर दो, बाय मोयन ने पूछा। डीन जोंग द्वारा विकसित सायोनिक रिस्टबैंड्स कितनी बन चुकी हैं? चेनशोंग की आंखों में चमक आई। उसने तेजी से अपनी मेमोरी पलटी और रिपोर्ट दी। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार अभी 5,000 सायोनिक रिस्टबैंड्स हैं। अगर लियांग वे और उसकी टीम द्वारा लाई गई आखिरी खेप की ओर से प्रोडक्शन हो जाए तो लगभग 1,000 और बन सकती हैं। बायमोयन ने मेज पर उंगलियां थपथपाई, मन ही मन हिसाब लगाया और कहा, डीन जोंग और उसकी टीम से कहो कि 6 तारीख से पहले लांगवे द्वारा लाई गई ओर्स प्रोसेस करें और जितनी ज्यादा हो सके उतनी सायोनिक रिस्टबैंड्स बनाएं। और बाद में मेरा आदेश भेज देना। बेजिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कहो कि राजधानी में रोंगचेंग से आई 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में से 1 मिलियन फर्स्ट टाउन भेजी जाएं। जी, डायरेक्टर। चेन शियोंग ने आदेश नोट कर लिया। इसके बाद बाय मोयन ने युद्ध की तैयारियों से जुड़े कई और निर्देश जारी किए। इतनी सारी बातें अगर कोई आम इंसान सुनता तो बिना कागज कलम के जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। लेकिन चेन शियोंग को चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी एबिलिटी थी रिकॉर्ड। इस एबिलिटी के इस्तेमाल पर वह एक लिविंग कैमरा की तरह था। जो कुछ भी वह देखता और सुनता सब एक ऐसे वीडियो में बदल जाता जो कभी मिटता नहीं और उसके दिमाग में सुरक्षित रहता, जब चाहे तब रिट्रीव किया जा सकता था। ठीक है, फिलहाल इतना ही। जाओ और ये सारे निर्देश आगे पहुंचा दो, बायमोयन ने कहा और मेज पर रखे चाय के कप से एक घूंट लिया। चेनशोंग मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया और तेज कदमों से सेक्रेटेरिएट की ओर बढ़ गया, जहां से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जारी की जानी थी। बायमोयन द्वारा अभी दिए गए आदेशों को सेक्रेटेरिएट के दर्जन भर सेक्रेटरीज को कम से कम समय में नियमों के अनुसार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बदलना था। युद्ध के आदेश सिर्फ बोले गए शब्दों को सीधे भेज देने से काम नहीं चलता। कई अहम निर्देशों को जारी करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अप्रूवल भी जरूरी होती है। आखिरकार एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं थी। हल्की हवा चली, डालियां और पत्ते सरसराने लगे। एक एंशिएंट बिल्डिंग घूमकर निकलने के बाद लिन फे, जो युए और वांग शाओरू साथ साथ बाहर आए।
इस समय उन्होंने देखा कि सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था और आसमान का आधा हिस्सा लाल रंग से रंग गया था। अब काफी हो गया है, चलो कहीं डिनर कर लेते हैं, वांग शाओरू ने सुझाव दिया। वक्त सच में बहुत तेज निकल गया। घूमते घूमते लगभग शाम 6 बजने वाली है। जो यो ने अपनी दाहिनी कलाई की घड़ी देखते हुए कहा, उधर कोई नहीं है, चलो उसी तरफ बैठकर खाना खा लेते हैं। लिनफे ने आगे दाईं ओर एक बड़े पेड़ के नीचे खुले ग्रास की तरफ इशारा करते हुए कहा। जोयू और वांग शाओरू ने सिर हिलाया और तीनों लिनफे के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़े। पेड़ के सामने खड़े साइन बोर्ड को देखकर पता चला कि यह पेड़ करीब 635 साल पुराना था। लिनफे ने अपनी डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी एक्टिवेट की। कई खाने पीने की चीजों से भरा हुआ एक चेकदार कपड़ा निकाला और ग्रास पर बिछा दिया। फिर उसने ढेर सारा खाना निकालकर उस पर सजा दिया। खाने की वैरायटी काफी रिच थी, समुद्र में तैरने वाले से लेकर जमीन पर दौड़ने वाले तक। कुछ डिशेस वांग शाओरू ने बनाई थीं और कुछ लिनफे ने। तीनों बैठ गए और कपड़े के आर पार ग्रास की नरमी साफ महसूस हो रही थी। एक एक सेट टेबलवेयर लेकर खाने ही वाले थे कि जो युवक की नजर सोय सॉस बीफ के पास रखे स्टीम्ड रोस्टेड चिकन के आधे हिस्से पर पड़ी, जिस पर साफ साफ कुतरने के निशान थे। लिनफे, तुम पिकनिक का खाना चुपके से खा जाते हो। ये आधा रोस्ट चिकन तुम्हारी पोल खोल रहा है। जो यू ने बीफ उठाते हुए लिनफे से कहा, मैंने चोरी नहीं की। ये आधा रोस्ट चिकन मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े स्पेशल हैं। उस वक्त मुझे बहुत टेस्टी लगा, इसलिए खास तौर पर आधा तुम्हारे लिए बचा लिया। लिनफे ने मुस्कुराकर समझाया। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स? कहीं ये कोई स्ट्रेंज एनिमल तो नहीं? नहीं, स्ट्रेंज एनिमल नहीं है। तुम टेस्ट करके देखो। वैसे पहले ही बता दूं, ये रोस्ट चिकन बहुत स्पाइसी है। लिनफे ने हंसते हुए याद दिलाया। लिनफे की बात सुनकर अरु थोड़ा हिचकिचाई, मगर जोयू, जिसे स्पाइसी से डर नहीं लगता, उसने एक चिकन लेग तोड़ा और बड़ा सा बाइट ले लिया। उसका स्मूथ टेंडर टेस्ट और अच्छी खासी स्पाइसी फीलिंग ने उसकी आंखें चमका दी। ये रोस्ट चिकन सच में बहुत टेस्टी है। जोयो की तारीफ सुनकर ने भी थोड़ा सा चिकन तोड़कर खाया। इतना स्पाइसी! कुछ ही देर में उसकी जीभ जलने लगी। लो, जल्दी से जूस पी लो। वांग शाओरू की आंखों में आंसू देखते ही लिनफे ने तुरंत घर का बनाया हुआ वाटरमेलन जूस उसे थमा दिया। गुडोंग, गुडोंग। आधा गिलास एक एक सांस में पीने के बाद वांग शाओरू को थोड़ी राहत मिली। उसने हाथ की पीठ से आंसू पोंछे और लिनफे से नाराजगी में बोली, लिनफे, तुम तो स्पाइसी खाने के आदी नहीं हो, फिर रोस्ट चिकन में इतनी मिर्च क्यों डाली? इस बारे में मैं साफ कर दूं, जब मैंने ये चिकन रोस्ट किया था तब मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली थी, बस थोड़ा सा नमक डाला था। लिनफे ने गंभीरता से कहा। फिर बिना मिर्च डाले इतना स्पाइसी कैसे? वांग शाओरू ने शक से पूछा। यही तो इसकी खासियत है। रोस्ट होने के बाद ये अपने आप स्पाइसी हो जाता है। मार्केट में ऐसा स्पाइसी रोस्ट चिकन और कहीं नहीं मिलेगा। वांग शाओरू ने सिर हिलाया। फिर जोयू से बोली, शाओये, ये बहुत स्पाइसी है, थोड़ा कम खाओ, ज्यादा गर्म पड़ जाएगा। हाँ पता है, ध्यान रखूंगी। जोयो के होंठ स्पाइसी की वजह से और भी लाल हो गए थे। जोयो को मजे से खाते देख लिनफे ने सोचा और बोला, शाओरू, घर जाकर इसके लिए मंग बीन सूप बना देना, हीट उतर जाएगी। हाँ, आज बाहर निकलते वक्त ही सोच लिया था कि एंशिएंट ट्री रिजर्व से लौटकर मंग बीन सूप बनाऊंगी। लिनफे, शाओरू का बनाया हुआ आइस्ड मंग बीन सूप बहुत डिलिशियस होता है। जो ये मुंह में खाना भरे भरे बोली, मुझे पता है, मैं पहले भी पी चुका हूं। तीनों बातें करते हुए आराम से डिनर कर रहे थे। आसपास भी कई टूरिस्ट्स पेड़ों के नीचे ग्रास पर पिकनिक मना रहे थे, लेकिन उन लोगों का खाना लिमिटेड था। लिनफे और उसके साथियों जैसी वैरायटी कहां। जब तीनों ने खाना खत्म कर लिया और सामान समेट लिया, तब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा होने ही वाला था। भूम, रात होते ही वे बेहद परेशान करने वाले जीव बाहर आने लगे। आज पार्क में उन्हें ढेर सारा शिकार दिख रहा था और वे खुशी खुशी टूट पड़े। आह, कितने सारे मॉस्किटोज! कुछ टूरिस्ट जो नाइट व्यू देखने रुकने वाले थे, परेशान होकर शिकायत करने लगे। इन अनोइंग मॉस्किटो से निपटने के तरीके इंसानों के पास थे ही। तैयार लोग अपने बैकपैक से मॉस्किटो रिपेलेंट आर्टिफैक्ट लूशन फ्लोरल वाटर निकालकर शरीर पर लगाने लगे। कुछ ही देर में मॉस्किटोज भागने लगे। चिची चिची। जुओ और वांग शाओरू ने भी अपने आर्म्स और लेग्स पर फ्लोरल वाटर लगाया।
हल्की शाम में उनकी गोरी स्किन और भी साफ दिख रही थी। लिनफे दूर की ओर देख रहा था, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। लिनफे, तुम भी फ्लोरल वाटर लगा लो, वांगशाओ ने कहा। नहीं, मेरे पास मस्कीटो से निपटने का दूसरा तरीका है। लिनफे ने पीछे देखे बिना जवाब दिया। इसी बीच ग्रास के पास से 5 मॉस्किटोज उड़कर निकले। पहले वे जोये और वांग शाओरू की ओर बढ़े, लेकिन आधा मीटर के भीतर आते ही फ्लोरल वाटर का असर हुआ और वे घबराकर भाग गए। तुरंत उन्होंने अपना टारगेट बदलकर लिनफे की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे लिनफे से आधा मीटर पास पहुंचे, एक हल्की सी इलेक्ट्रिक लाइट चमकी और पांचों मॉस्किटोज तुरंत जलकर राख हो गए। जोये और वांग शाओरू, जो फ्लोरल वाटर लगा रही थी, सिर उठाकर लिनफे की ओर देखने लगी। अजीब है, अभी कोई चमक सी हुई थी। दोनों ने मन ही मन सोचा। ट्विट, क्वैक। अचानक दूर आसमान में पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ता दिखाई दिया और साथ ही तरह तरह की बर्ड कॉल्स गूंजने लगी। ये नजारा देखकर आसपास के सारे टूरिस्ट्स ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सबके चेहरों पर क्यूरियोसिटी थी और कई लोग जल्दी जल्दी उस दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते भी कोई आइडल नहीं था। सब अपने फोन्स और कैमरा से सीन रिकॉर्ड करने लगे। लिनफे, क्या वहां कुछ गड़बड़ है? जोयो बेंच से उठते हुए दूर उड़ते पक्षियों को देखकर बोली। इतने सारे बर्ड्स अचानक उड़ गए हैं, चलो जाकर देखते हैं, वांगशाओरू ने कहा। दूर से आ रही साइकिक एनर्जी की फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा chaotic थीं। लगता है वहां कुछ हुआ है। लिनफे ने उन उथल-पुथल भरी साइकिक एनर्जी वेव्स को महसूस करते हुए खुद से बुदबुदाया। फिर वह पलटा और जोयू और वांगशाओरू से बोला, उधर कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन एंशिएंट ट्री रिजर्व पर इन्वेस्टिगेटर्स तैनात हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तुम दोनों ने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया है ना? अगर सब ठीक है, तो चलो जरा जाकर देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। हाँ, लगा लिया है, जोयू और वांग शाओरू ने जवाब दिया। इसके बाद लिनफे और वे तीनों तेजी से घटना स्थल की तरफ बढ़े। ये अजीब फिनोमिनन सिर्फ वहां आए टूरिस्ट्स को ही नहीं, बल्कि एंशिएंट ट्री रिजर्व की गार्डिंग में लगे इन्वेस्टिगेटर्स को भी अलार्म कर चुका था। सीनिक स्पॉट की निगरानी कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े, साथ ही एंशिएंट ट्री रिजर्व में लगे कैमरा से आ रही फुटेज भी देख रहे थे। आज तो रिजर्व खुले हुए पहला ही दिन है और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, कहीं कोई घायल न हो गया हो, वरना मामला संभालना आसान नहीं होगा। मौके पर पहुंचे दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के मन में एक सा ही ख्याल उठा। आखिरकार उस जगह पर 5 एंशिएंट बैंयन ट्रीज थे जिनकी स्ट्रेंथ थर्ड ऑर्डर पीक की थी और 10 एंशिएंट बैंयन ट्रीज थर्ड ऑर्डर हाई स्टेज के। अगर वे सब हंगामा कर दें तो रिजर्व की सुरक्षा में लगे 10-12 इन्वेस्टिगेटर्स भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। जब लिनफे, जो ये और वांग शाओरू वहां पहुंचे, तब तक घटनास्थल इनर सर्कल और आउटर सर्कल तीनों तरफ से टूरिस्ट से घिर चुका था। जो यू ने अपना दायां हाथ लिनफे के कंधे पर रखा, पंजों के बल खड़े होकर दूर देखने की कोशिश की और बोली, इतनी भीड़ है, अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा। वांग शाओरू, जो थोड़ी बुद्धिस्ट टाइप नेचर की थी, सामने जमा लोगों को देखकर हल्की सी थकान के साथ बोली, अगर दिख नहीं रहा तो छोड़ो, चलो कहीं कम भीड़ वाली जगह बैठते हैं, हुकअप में क्यों पड़ना। तभी लिनफे ने सामने से फिर एक वायलेंट साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की। वह मुस्कुराया और दोनों से बोला, थोड़ी देर में कुछ चेंज होने वाला है, जरा वेट करते हैं। जोयो लिनफे से पूछने ही वाली थी कि कैसा चेंज, तभी सामने का सीन अचानक बदल गया। लिनफे के शब्द खत्म हुए। मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि आसमान में उड़ रहे बर्ड्स के झुंड ने अचानक नीचे की ओर झुककर उड़ना शुरू कर दिया। भीड़ के सिरों के ऊपर, जमीन से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर, वे आगे पीछे चपटते हुए उड़ रहे थे। ये देखकर एक्साइटमेंट देखने आई भीड़ घबरा गई। सबको डर लगने लगा कि कहीं बर्ड्स की गंदगी ऊपर से गिर न जाए। बस फिर क्या था, भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए पीछे हटने लगे। जब जो युए और वांग शाओरू भी क्राउड के साथ पीछे हटने ही वाली थीं, लिनफे ने हाथ बढ़ाकर उनके कंधों पर दबाव डाला और बोला, यहीं रुको। इसके बाद उसने अपनी थॉट पावर एबिलिटी एक्टिवेट की और एक सेमी सर्कुलर बैरियर बना दिया, जिसने उन तीनों को नुक लिया। इस वजह से बर्ड से घबराकर पीछे हटती भीड़ उन्हें टकरा नहीं पाई। 3 मिनट से भी कम समय में वहां सिर्फ कुछ इक्का दुक्का टूरिस्ट ही बचे। बाकी सब लोग घटनास्थल से काफी दूर हट चुके थे। दूर हट चुकी भीड़ बर्ड्स की हैरेसमेंट से बचने के बाद फिर से शांत हुई और दूर से ही आगे क्या होता है ये देखने लगी।
अब रास्ता साफ है, चलो आगे चलते हैं। लिनफे ने ऊपर उड़ते बर्ड्स की परवाह किए बिना कहा। जोंचुआरू ने सिर हिलाया। क्राउड का ऑब्स्टिकल हटते ही वे तीनों आसानी से काफी आगे तक पहुंच गए। लिनफे और उसके साथ साथ कुछ और साहसी लोग भी घटना स्थल तक आ पहुंचे। इनमें से ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन से फोटोज और वीडियोज ले रहे थे, लेकिन उनमें से एक अलग था। उसके हाथ में प्रोफेशनल सा दिखने वाला इक्विपमेंट था। लिनफे ने अंदाजा लगाया कि शायद वह कोई लाइव स्ट्रीमर है। ऐसा सोचने की वजह भी साफ थी, क्योंकि लिनफे ने उसे बार बार कहते सुना, बॉस का गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। मैं हजारों माइल्स दूर से रोंगचेंग आया हूं आउटडोर लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। सोचा था सबको दिखाऊं कि एंशियंट ट्री रिजर्व की नाइट व्यू सच में रूमर्स जितनी खूबसूरत है या नहीं। लेकिन मेन इवेंट शुरू होने से पहले ही रिजर्व ने हमारे लिए एक रेयर एपेटाइजर पेश कर दिया। दोस्तों, आसमान में उड़ते ये बर्ड्स कभी एक साथ चपटते हैं, कभी होवर करते हैं। हजारों बर्ड्स का ऐसा बिहेवियर, ये नजारा आम जगहों पर देखने को नहीं मिलता। आज आप सब लकी हैं। एंकर एक तरफ लाइव फुटेज शूट कर रहा था और दूसरी तरफ लाइव रूम के ऑडियंस से बातें भी कर रहा था। अरे, एंकर के लेफ्ट फ्रंट में एक ब्यूटीफुल गर्ल है। मैंने भी देखी। एक्चुअली दो ब्यूटीफुल लेडीज हैं। ये फिगर, ये लुक्स और ये लॉन्ग लेग्स तट। एंकर, जल्दी कैमरा उन दोनों पासर गर्ल्स पर घुमाओ। बर्ड्स में क्या रखा है, हमें यंग लेडी देखनी है। लाइव रूम का माहौल, जो अभी तक बर्ड्स की वजह से सीरियस था, कुछ ही पलों में पूरी तरह डिरेल हो गया। जब एंकर ने बैराज देखा, सबका फोकस यंग लेडीज पर था, तो वह मन ही मन बेबस हो गया। ये लोग भी कैसे हैं? बस टू ब्यूटीफुल पैसर्स बाय ही तो हैं। आउटडोर लाइव में मैंने कम सुंदर लड़कियां नहीं देखी हैं। इतना ओवर रिएक्शन जरूरी है क्या? इसी बीच कुछ बॉसेस ने गिफ्ट्स भेज दिए और कैमरा घुमाने को कहा। मनी के सामने एंकर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने तुरंत अपना लाइव इक्विपमेंट जोयुए और वंगशाओरू की दिशा में घुमा दिया। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ध्यान से देखने पर वह भी लाइव रूम के व्यूअर्स की तरह उन दोनों पैसर बाय गर्ल्स की ब्यूटी में खिंच गया। एंकर तो बोल ही नहीं रहा। क्या बोलेगा? अभी बोलने का टाइम ही नहीं है। वाओ, ये दोनों तो डांस जोन की एंकर से भी ज्यादा सुंदर है। उस लड़के की तो किस्मत गजब है। हाँ यार, टोटली जेलस हो गया। लाइव रूम के ऑडियंस ने देखा कि दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स उस यंग मैन के साथ काफी क्लोज होकर बातें कर रही हैं और तुरंत सब लेमन एसेंस बन गए। एंकर, जाकर उनसे बात करो, एक बॉस ने गिफ्ट देते हुए कहा। हाँ हाँ, पास जाकर चैट करो, देखो पहचान बन सकती है या नहीं। एंकर ने बराज पड़ा और मन ही मन सोचा, क्या इन्हें दिख नहीं रहा कि उन दोनों के साथ एक आदमी है और उनका रिलेशनशिप भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ऐसे ही जाकर बात करने को कह रहे हैं। ये तो सीधा मार खाने वाला सीन है। पिछली बार वेंचिंग की लाइव ब्रॉडकास्ट में एंकर ने एक पैसर बाय सिस्टर से सक्सेसफुली बात शुरू कर ली थी ना। आखिर में वी चैट भी ऐड हो गया था और दोस्त बन गए थे। इस बार अगर तुम बात करने में सफल हो गए और इन दोनों में से किसी एक का भी वी चैट मिल गया, तो मैं तुम्हें 10 कॉम्बो गिफ्ट्स दूंगा। एक बॉस ने जोश में कहा। बॉस जिंदाबाद, मुझे भी गिन लो। अगर हो गया तो मैं भी गिफ्ट दूंगा। बॉस का लेवल ही अलग है, मुझे भी ऐड कर लो। मेरी तरफ से भी गिफ्ट पक्का। इतने गिफ्ट्स देखकर एंकर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे भी पता था कि अभी जाकर बात करने की सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन एक कहावत है, पैसे के आगे क्या नहीं हो सकता। अगर हो गया तो जैकपॉट। बॉस के मैसेजेस देखकर एंकर अंदर से एक्साइटेड था, लेकिन बाहर से बिल्कुल calm। वह मुस्कुराया और बोला, जब सब चाहते हैं कि मैं खुद की बेइज्जती करूं, तो चलो ट्राई कर ही लेते हैं। अगर फेल हुआ तो प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। यह कहकर वह लाइव ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट उठाकर लिन फे की ट्रियो की तरफ बढ़ा। अभी वह 5 या 6 मीटर्स ही आगे बढ़ा था कि बिना किसी हवा के दूर खड़ा एक एंशिएंट बैंयन ट्री अचानक हिलने लगा। उसकी बेलें ऐसे लहराने लगीं जैसे जिंदा टेंटिकल्स हों। शा शा शा, प्राचीन शाखाओं की आवाज और ऊपर उड़ते पक्षियों की चीख। शाम की धुंधली रोशनी में पूरा माहौल अचानक भारी और दबा दबा सा हो गया। यह अजीब नजारा देखकर जोयू और वंगशाओरू की तरफ बढ़ रहा एंकर वहीं रुक गया। आखिर वह कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं, एक नॉर्मल इंसान ही तो था। ऐसा सीन देखकर डर लगना तो नेचुरल था। डैम, ये क्या सीन है? एंशिएंट ट्री की बेलें अपने आप हिल रही हैं। भीड़ के आगे खड़े कुछ लोग डर कर तुरंत पीछे भागे, तो कुछ ज्यादा बहादुर लोग वहीं खड़े रहकर रिकॉर्डिंग करने लगे। बहुत ज्यादा हो गया है। तुम ह्यूमन सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो।
अचानक उस एंशियंट ट्री के अंदर से एक स्पिरिचुअल वॉइस गूंजी। एंशियंट ट्री से 50 मीटर्स के दायरे में खड़े सारे लोग एकदम स्टन्ड हो गए। क्या क्या पेड़ ने बात की? यही थॉट सबके दिमाग में आया। एंकर की लाइव ब्रॉडकास्ट में यह सब साफ दिख रहा था। रिजल्ट व्यूअर्स की गिनती आसमान छूने लगी। लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। रोंगचेंग एंशियंट ट्री रिजर्व में बैंयन ट्री स्पिरिट बन गया है, दिन दहाड़े बोल रहा है। ऐसी रेयर घटना ने प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया। कुछ ही देर में एंकर का रूम प्लेटफॉर्म का नंबर 1 लाइव रूम बन गया। कौन सा पेड़ बोल रहा है? नए व्यूअर्स ने पूछा। वही जो स्क्रीन में बेलें हिला रहा है। पुराने व्यूअर्स ने जवाब दिया, अगर ये बेल किसी को लग गई तो सीन डेंजरस हो जाएगा। एंकर थोड़ा पीछे हटो, सेफ्टी फर्स्ट। इसी दौरान एक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भीड़ चीरते हुए मौके पर पहुंची। पैसेंजर सीट से उतरे इन्वेस्टिगेटर ने लाउडस्पीकर से कहा, सब लोग पीछे हटिए, सेफ डिस्टेंस बनाए रखिए। लेकिन जो लोग एक्साइटमेंट देखने आए थे वे कहां सुनने वाले थे। जो पहले पीछे हट गए थे, इन्वेस्टिगेटर को देखकर उनका डर भी कम हो गया और वे फिर आगे बढ़ने लगे। एंशियंट ट्री, आगे बढ़ती भीड़, यह देखकर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स का सिर दर्द करने लगा। एंशियंट ट्रीज यहां रजिस्टर्ड रेजिडेंट्स थे। बिना क्राइम के सपोर्ट बुलाना अनरीजनेबल होता। गार्डिंग इन चार्ज Tier 2 पीक स्ट्रेंथ वाले इन्वेस्टिगेटर जो यिंगजे आगे बढ़े। उन्होंने बेले लहराते बैंयन ट्री से कहा, रोंग लावू, प्लीज काम डाउन। जो भी प्रॉब्लम है बताइए, मैं हेल्प करूंगा। काम डाउन? पेड़ गुस्से से गरजा। जो ह्यूमिलिएशन मैं झेल रहा हूं वो तुम्हारे काम वर्ड्स से खत्म नहीं होगा। एक मोटी बेल जमीन पर जोर से गिरी। बूम! घास उछलकर गड्ढा बन गई। मिट्टी और घास के टुकड़े आ गिरे। ये देखकर कुछ टूरिस्ट्स डरकर दूर भाग गए। कैप्टन, ग्लासेस वाला इन्वेस्टिगेटर धीरे से बोला, जैसे सपोर्ट बुलाने की इजाजत मांग रहा हो। जिंज ने हाथ उठाकर मना किया, अभी नहीं। फिर शांति से बोले, इतना गुस्सा क्यों? बता सकते हो क्या हुआ? एंशियंट ट्री रोंगलावू गुस्से से बोला, ह्यूमंस कहते हैं इंसान को इज्जत चाहिए, पेड़ को छाल। इससे समझो कि बार्क हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं सोकर उठा तो देखा मेरी ट्रंक पर ना जाने कितनी कार्विंग्स हैं। फलां और फलां हमेशा साथ रहेंगे। फलां यहां विजिट करेगा। क्या मेरी ट्रंक नोटिस बोर्ड है? यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। गुस्से में उसने बेलें फिर जमीन पर पटकी और कई नए गड्ढे बन गए। यह सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे खराब हो गए। कौन सा इडियट है जिसने Tier 3 स्पिरिचुअल ट्री पर कार्विंग की? क्या उसे अपनी लाइफ प्यारी नहीं? अब आसपास खड़े लोगों का डर भी कम हो गया। सीरियसली, ये कौन सा दिमागी इंसान है? इतना पुराना पेड़ कार्विंग? ऐसा काम नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता। मौके पर मौजूद विजिटर्स का इतना गुस्सा होना बिल्कुल बेवजह नहीं था। एंशियंट ट्री प्रोटेक्शन एरिया इसीलिए बनाया गया है ताकि यहां मौजूद प्राचीन पेड़ों की रक्षा की जा सके। जो भी यहां घूमने आता है वह इन पेड़ों की कीमत अच्छी तरह जानता है। ये पेड़ सिर्फ रोंगचेंग के लोगों की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्राइसलेस ट्रेजर है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इतनी बेहुदा हरकत करने की हिम्मत करे, तो कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोचकर भड़क उठेगा कि ये काम तो कोई होश में रहने वाला आदमी कर ही नहीं सकता। ऐसी हरकत पर गुस्सा ना आए, यह मुमकिन ही नहीं था। जो यिंगजे ने अपनी पेशानी दबाई। मन को शांत करने के बाद वह नरमी से रोंग लावू को समझाने लगे। रोंग लावू, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हमें सच में बहुत अफसोस है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिसने भी आप पर कार्विंग की है उसे ढूंढकर उसकी हरकतों की सजा दिलाई जाए। अगर बस नॉर्मल लेटरिंग होती तो मैं भी सहन कर लेता, रोंग लावू ने गुस्से में कहा। लेकिन उन्होंने हद पार कर दी है। तुम अंदर आकर देखो कि उन्होंने मेरी ट्रंक पर क्या क्या किया है, फिर मुझसे ये सब बातें कहना। उसके दिल का गुस्सा अब भी बिल्कुल कम नहीं हुआ था। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूं, यिंगजे ने सिर हिलाकर कहा। कैप्टन, चश्मा पहने इन्वेस्टिगेटर ने धीरे से कहा, रोंग लावू अभी बहुत अनस्टेबल है। अगर आप अभी अंदर गए और उसने हमला कर दिया तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। मैं समझता हूं ने जवाब दिया, लेकिन इस हालात में अगर मैं अंदर नहीं गया तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। सिचुएशन को बिगड़ने से रोकने के लिए मुझे अभी अंदर जाना ही होगा। तो फिर रोंग बॉस से कहिए कि वह उसे समझाए, चश्मा पहने इन्वेस्टिगेटर ने सुझाव दिया। आखिर वह उसका बड़ा भाई है। वह बोलेगा तो रोंग लावू जरूर सुनेगा। जो यिंगजे ने दूर खड़े रोंग बॉस, रोंग सेकंड और बाकी रोंग ब्रदर्स की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया।
रोंग लाओ वू ने इतना बड़ा हंगामा किया और रोंग बॉस अब तक बिल्कुल शांत है। यही बताता है कि वे इस मामले में किसका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में उनसे मदद मांगना इम्पॉसिबल है। कैप्टन इन्वेस्टिगेटर फिर कुछ कहना चाहता था। और मत समझाओ, जिंगजी ने दृढ़ता से कहा। मैं अंदर जाऊंगा। ये एंशियंट बैंयन ट्रीज वैसे भी काफी जेंटल है। इन्होंने कभी किसी इंसान की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। तो मैं आपके साथ चलूंगा। पीछे से एक शांत आवाज आई। जो यिंगजे और उसका साथी पलटकर देखने लगे। सर, यह मामला हम संभाल लेंगे, जो यिंगजे ने सामने खड़े मुस्कुराते युवक से कहा। आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा कि आप इस एंशियंट बैंयन ट्री के पास न जाएं। इनकार सुनकर भी लिन फे की मुस्कान कम नहीं हुई। उसने जेब से एक टेम्पररी वर्क परमिट निकाला और आगे बढ़ा दिया। वर्क परमिट देखते ही इंजे और उसके साथी समझ गए। डिजाइन बिल्कुल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के इन्वेस्टिगेटर वाले परमिट जैसा था। फर्क बस इतना था कि कवर पर इन्वेस्टिगेटर की जगह टेम्पररी स्टाफ लिखा था। ये वही है? जोइंग ने परमिट खोलकर देखा। नाम, आईडी नंबर और एक लेजी सी हाफ लेंथ फोटो। ये सच में लिन फे है। उसके मन में झटका सा लगा। रोंगचेंग का इकलौता टियर 4 प्रैक्टिशनर, ईस्टर्न सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर्स होने के नाते वे लिन फे के बारे में अच्छी तरह जानते थे। हालांकि रोंग लाओ का स्वभाव जेंटल है, लिन फे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन इतनी ज्यादा नाराजगी में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मैं आपके साथ रहूं तो चाहे वह इंपल्स में कुछ भी करे, मैं तुरंत उसे कॉम कर सकता हूं और आपकी सेफ्टी इंश्योर कर सकता हूं। यह बात सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के मन में एक ही विचार आया। टियर पीक बनाम टियर 4, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर लिन। आपकी मदद से यह मामला जरूर जल्दी सुलझ जाएगा। कोई बात नहीं, लिन फे ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही मैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, लेकिन मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट्स कई बार मिल चुके हैं। तो किसी हद तक मैं भी एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का हिस्सा ही हूं। आप मुश्किल में हो और मैं खड़ा देखता रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। इस पल लिन फे की पहले वाली लेजी वाइब पूरी तरह गायब हो गई। उसके शरीर से एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जो ये और वांग शाओरू की आंखें चमक उठी। वाओ! किसने सोचा था कि लिन फे जैसा सॉल्टेड फिश सीरियस काम में इतना कूल लगेगा। हाँ, वंशावरू भी हंस पड़ी। वह यूजुअली घर में पड़ा रहता है, हिलना डुलना पसंद नहीं करता। मैंने उसे कई बार पावरफुल होते देखा है, फिर भी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर की इमेज से जोड़ नहीं पाती। डैम, वो आदमी तो बिग बॉस निकला। इन्वेस्टिगेटर्स के साथ आराम से बात कर रहा है, जरूर कोई बड़ा आदमी है। एंकर, पास मत जाना, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लाइव एंकर, जो अभी थोड़ी देर पहले जो यू और वांग शाओरू से बात करने की सोच रहा था, लिन फे को इन्वेस्टिगेटर्स के साथ खड़े देखकर उसका सारा करेज गायब हो गया। फिर उसने देखा, लिन फे एक इन्वेस्टिगेटर के साथ उस एंशियंट बैंयन ट्री की तरफ बढ़ रहा है, जो अब भी बेलें हिला रहा था, लेकिन पहले से थोड़ा शांत हो चुका था। कुछ देर बाद सबकी नजरों के सामने दोनों एंशियंट बैंयन ट्री के अंदर चले गए। वह आदमी सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एंकर ने दिल ही दिल में सोचा। इस वक्त उस गुस्से वाले पेड़ के पास जाने की हिम्मत तो नॉर्मल आदमी की नहीं होती। खैर, अच्छा हुआ मैं लेट हो गया, वरना अगर उस वक्त जाकर बात करता तो आज बड़ा सीन बन जाता। यह सोचकर एंकर ने धीरे धीरे खुद को जोये और वांगशाओरू से और दूर कर लिया। करीब 34 मीटर्स ऊंचा वह एंशियंट बैंयन ट्री अंदर से देखने पर और भी ज्यादा विशाल लग रहा था। उसकी मोटी मोटी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थी, मिट्टी में जड़ें जमाए हुए, मानो एक पूरा जंगल बन गया हो। अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी डेंस फॉरेस्ट में चल रहे हो, जबकि असल में वह सब सिर्फ एक ही पेड़ था। इस समय गुस्से से भरे रोंग लावू के शरीर से निकलती चाओटिक साइकिक एनर्जी इतनी तेज थी कि सिर्फ टियर 2 पीक स्ट्रेंथ रहने वाले जो यिंजे को उसके पास पहुंचते ही सांस तक भारी लगने लगी। जो यिंजे की अपनी स्ट्रेंथ रोंग लावू से काफी कम थी। अब रोंगलो की chaotic साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस का असर उस पर पड़ रहा था, जिससे उसकी अपनी साइकिक एनर्जी भी अनस्टेबल होने लगी। लिनफे ने यह सिचुएशन तुरंत नोटिस की और रोंगलाऊ से कहा, रोंगलाऊ, प्लीज अपनी साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिस्ट्रेन करो। गुस्से में भरा रोंगलाऊ पहले लिनफे की बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही लिनफे की आवाज गिरी, बूम,
एक पल में ऐसी साइकिक एनर्जी वेव फटी जो रोंगलावू की एनर्जी से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। लिनफे की इस साइलेंट इंटिमिडेशन ने रोंगलावू की सोच को एकदम फ्रीज कर दिया। अगले ही पल उसने बहुत सावधानी से अपनी साइकिक एनर्जी को स्टेबलाइज किया और उसे एक रिलेटिवली नॉर्मल लेवल पर ले आया। अब डिस्टरबेंस खत्म हो चुकी थी। जो यिंग ने सिर घुमाकर लिनफे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भले ही एक्सप्रेशन नॉर्मल था, लेकिन अभी अभी लिनफे के शरीर से गुजरी उस टेरिफाइंग साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन को वह साफ साफ महसूस कर चुका था। तो यही है टियर 4 प्रैक्टिशनर की ताकत, वाकई में टेरिफाइंग। इंटिमिडेशन का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकला। इसके बाद का प्रोसेस काफी स्मूथ रहा। कुछ ही मिनटों में लिनफे और रोंगलावू के टॉर्सो तक पहुंच गए। रोंगलावू, वर्ड्स कहां कार्व्ड किए गए हैं? लिनफे ने पूछते हुए अपना राइट हैंड उठाया। स्नैप! उसकी उंगलियों से छोटी सी फ्लेम निकली, जो हवा में जाते ही बास्केटबॉल जितने बड़े फायरबॉल में बदल गई। तेज ऑरेंज रेड लाइट ने करीब दर्जनों स्क्वायर मीटर्स के डार्क एनवायरनमेंट को पूरी तरह रोशन कर दिया। राइट की तरफ और 6-7 मीटर्स चलो, वहीं दिख जाएगा। लिनफे की धमकी के बाद अब शांत हो चुका रोंगलावू बोला। दोनों आगे बढ़े। एयर में फ्लोटिंग फायरबॉल लिनफे के कंट्रोल में धीरे धीरे उनके साथ चलता रहा। जब वे रुके तो सिर के ऊपर तैरता फायरबॉल एंशिएंट बैंयन ट्री के उस हिस्से को रोशन कर रहा था जहां पूरा कैओस फैला हुआ था। टॉर्सो को देखकर लिनफे और जोयिंग दोनों ही समझ गए कि रोंगलावू पहले इतना फ्यूरियस क्यों था। अगर खुद को उसकी जगह रखकर सोचा जाए तो शायद कोई भी इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन देता। अब सब देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं शांति से परसुएड हो सकता हूं? रोंगलावू ने भारी आवाज में पूछा। 1000 साल पुराना ये एंशिएंट बैंयन ट्री, मोटा विशाल ट्रंक, जमीन में धसी जड़ें और चारों ओर फैला कैनपी, पूरे जंगल जैसा लग रहा था। हालांकि वह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था, फिर भी उसके शरीर से विगर और वाइटैलिटी झलक रही थी। लेकिन ऐसे मैग्निफिसेंट ट्रंक पर लिनफे ने जो देखा वह वाकई शॉकिंग था। नाइफ से कार्व्ड किए गए वर्ड्स 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों। कई जगह बार्क सीधे उखाड़ दी गई थी। करीब 3 to 4 स्क्वायर मीटर्स का एरिया पूरी तरह डैमेज था। लिनफे ने भौहें सिकोड़ ली। इंग्रेविंग तो छोड़ो, बार्क ही उखाड़ ले गए? उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या इसे घर ले जाकर सूप बनाने का इरादा था? फिर उसे याद आया, नहीं, बैंयन ट्री की बार्क की मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये एंशिएंट बैंयन ट्री तो 1000 साल पुराना है और ऊपर से स्पिरिचुअल प्लांट अवेकनिंग एबिलिटीज भी रखता है। ऐसी बार्क की मेडिसिनल वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। जो मर्चेंट इसे पहचानता होगा वह जरूर भारी प्राइस देने को तैयार होगा। यह सिर्फ वैंडलिज्म नहीं था, यह सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन था। जो यिंगजे भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगर कल्प्रिट्स उस वक्त सामने होते तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाता। ट्री के लिए बार्क कितनी इंपॉर्टेंट होती है यह वह अच्छी तरह जानता था। लार्ज स्केल बार्क डैमेज नॉर्मल ट्रीज के लिए डायरेक्ट लाइफ थ्रेट बन सकता है। लिनफे ने देखा कि जो यिंगजे चुप है तो उसने खुद ही सवाल किया, रोंगलावू, इतना बड़ा बार्क डैमेज क्या तुम्हारी लाइफ के लिए डेंजरस है? लिनफे की टियर 4 स्ट्रेंथ को जानने के बाद रोंगलावू अब वाइन्स हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने डल वॉइस में जवाब दिया, लाइफ थ्रेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर कल्टीवेशन प्रोग्रेस जरूर अफेक्ट होगी। लिनफे ने मन ही मन सोचा, टियर 3 पीक स्पिरिचुअल प्लांट हो, वाइटैलिटी भी स्ट्रांग है, फिर भी बार्क उखड़ गई और मैं पता तक नहीं चला? ये तो हद से ज्यादा केयरलेस है। तुम क्या करने वाले हो? रोंगलावू ने थोड़ा नर्वस होकर पूछा। रिलैक्स, लिनफे ने कहा, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। वह आगे बढ़ा और अपनी राइट palm उस डैमेज्ड बार्क पर रख दी। उसके शरीर की साइकिक एनर्जी मोबिलाइज हुई। लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी एक्टिवेटेड। उसकी हथेली से वार्म व्हाइट लाइट फूट पड़ा। एक पल में वह लाइट रोंगलावू के पूरे इंजर्ड एरिया को कवर कर चुकी थी। रोंगलावू हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल प्लांट होने के कारण वह उस वाइटैलिटी को बेहद क्लियरली फील कर पा रहा था। लाइफ एनर्जी लगातार उसके शरीर में इंजेक्ट हो रही थी। सो कंफर्टेबल? शाशाशा। उसकी ब्रांचेस और लीव्स अनायास ही हिलने लगी। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बाद लिनफे ने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी बंद कर दी। व्हाइट लाइट हटते ही जोई ने दोबारा उस जगह को देखा। बार्क रीजेनरेट हो गई है, उसने शॉक में कहा। अब कॉम हो जाना चाहिए, लिनफे ने रोंगलावू से कहा। रिपेयर के साथ साथ उस एबिलिटी ने रोंगलावू के टॉर्सो को ड्रेज भी कर दिया था।
बॉडी और माइंड दोनों लेवल पर उसे अनप्रेसिडेंटेड कंफर्ट मिला। यहां तक कि उसकी कल्टीवेशन एफिशिएंसी भी थोड़ी बढ़ गई थी। थैंक यू, रोंगलाऊ ने सिंसियरली कहा। कोई बात नहीं, लिनफे बोला। बस एक सवाल है, अगर कन्वीनियंट हो तो बताओ। पूछो। तुम्हारी स्ट्रेंथ कम नहीं है, फिर भी किसी ने तुम्हारी बार्क उखाड़ दी और तुम्हें टाइम पर पता तक नहीं चला। वाई? लिनफे ने सीधा सवाल किया। शाचिस हिली। रोंगलाऊ ने थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ कहा। मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था, नोटिस ही नहीं हुआ। इतनी गहरी नींद कि बार्क उखड़ जाए और पता ही न चले। लिनफे और जोइंजे दोनों ही मोमेंटरली स्पीचलेस हो गए। फ्यूचर में केयरफुल रहना, लिनफे ने सिर हिलाते हुए कहा।